बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे समझेंगे बाजार पर कल क्या रहे खास स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। स्वागत करते हैं शर्मा जी आपका। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा दे। आशीष से जानेंगे आज बाजार में कैसी रही हलचल और रेलवे में निवेश बढ़ने की क्या है खबर। वरुण से जानेंगे क्यों फोकस में है शिपिंग कंपनियां। चेतन बताएंगे पोर्ट सेक्टर पर क्या है एक्सक्लूसिव खबर। दीपांशु से जानेंगे कैसे रहेंगे पावर ग्रिड के नतीजे। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार में 4 दिनों की तेजी पर लग गया आज ब्रेक। दिन भर दबाव रहने के बाद निफ्टी करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ 15,775 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स भी 350 अंक फिसला और 52,500 के ठीक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज निफ्टी बैंक में करीब 250 अंकों की गिरावट रही और ये 35,000 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। हालांकि इंडेक्स के सभी 12 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। वहीं FIIs और DIIs की तरफ से क्या आज डेटा देखने को मिला है उस पर भी एक नजर डालें। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 870 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 874 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार की 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगने की वजह। कल एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद भारतीय बाजारों में आज हल्की कमजोरी और मुनाफा वसूली का रहा सेशन। शुरुआत सुस्ती के साथ हुई और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा नीचे आते दिखे बाजार, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 15,800 के आसपास से एक रिकवरी दिखी। उस रिकवरी के बाद फिर से मुनाफा वसूली आई, 15,880 तक निफ्टी पहुंचा भी और उसके बाद 15,750 तक आया, फिर रिकवरी हुई और आखिरी घंटे में फिर से प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि ऊपरी स्तरों पर आज लगातार सप्लाई थी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। हालांकि बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने में कामयाब रहा और निफ्टी भी 15,750 के नीचे बंद हुआ, लेकिन पिछले 3 दिनों के लोअर लेवल पर जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है क्लोजिंग बेसिस पर। तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिखा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से थोड़े सुस्ती और कमजोरी के संकेत थे। कल अमेरिका में 100 पॉइंट की कमजोरी रही, डाउ में, नेस्डेक भी 100 पॉइंट नीचे था और आज अमेरिकी फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। इसका मतलब यह है कि आज जो अमेरिका में अहम ट्रेडिंग सेशन है, जहां फेड की 2 दिनों की बैठक आज खत्म होगी, फेड ब्याज दरों पर फैसला भी लेगा और साथ ही आगे का इकोनॉमी का, ब्याज दरों का, महंगाई का डायरेक्शन देगा। उससे पहले ग्लोबल मार्केट थोड़े से सुस्त और सतर्क हैं, इस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी थोड़ा एक्शन प्रॉफिट बुकिंग का देखने को मिला। हालांकि FIs की तरफ से थोड़ी खरीदारी के आंकड़े आते दिख रहे हैं, कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, लाइफ टाइम हाई के आसपास छोटे मोटे करेक्शन तो रहेंगे। अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बाजार गए नहीं, न दिन के दौरान न क्लोजिंग बेसिस पर। तो ट्रेंड तो बरकरार है तेजी की तरफ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में देखने को मिली है, दोनों ही निफ्टी, बैंक निफ्टी में और कुछ हद तक सेंसेक्स में भी। तो ओवरऑल मार्केट में आज हल्की मुनाफा वसूली का दिन रहा। अब कल के बाजार पर भी खास स्ट्रैटेजी अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक क्या एक्शन था ये जानते हैं। हमारे सहयोगी आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष जरा बताएं आज बाजार में खबरों के दम पर कहां थी सबसे ज्यादा हलचल। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो है 15,800 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में अगर आप देखें तो 270 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान गिरावट का रुझान देखने को मिला और बाजार में जो है प्रेशर क्रिएट किया मेटल स्टॉक्स ने, क्योंकि चाइना से जो है सप्लाई बढ़ने की जो खबर आई उसके बाद से देखें तो एकाएक सभी मेटल स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, तमाम पूरा मेटल पैक ही अगर आप देखें तो यहाँ पर लाल निशान में कारोबार देखने को मिला। लेकिन आखिरी घंटे में जो कैबिनेट की बैठक के कुछ हाइलाइट्स है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो दी जाएगी उसका एक असर देखने को मिला और सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, RCF तमाम स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कैपिटल गुड्स सेक्टर में अगर आप देखें तो लगातार जो है लैगर्ड साबित हुआ है। पूरा सेक्टर बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। BHEL, सीमेंस, LT, थर्मैक्स सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने देखा था पिछले दिनों काफी बढ़िया मूव आए थे, लेकिन आज यहां पर भी ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का रुझान देखने को मिला।
कोल्टे पाटिल में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। फिनिक्स मिल्स, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज स्टॉक में भी गिरावट का रुझान देखने को मिला। और इंफ्रास्ट्रक्चर नेम्स में अगर आप देखें तो आईआरबी इंफ्रा पिछले हफ्ते स्टॉक में बढ़िया तेजी देखी गई थी, आज ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग का रुझान देखने को मिला। एनबीसीसी में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान मामूली गिरावट देखने को मिली, बाजार में प्रेशर क्रिएट किया। बैंकिंग स्टॉक्स ने भी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज तेज बिकवाली देखने को मिली। इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिरावट का रुझान देखने को मिला। एफएमसीजी सेक्टर एकमात्र ऐसा रहा आज जहां पर सब्सटैंशियल गेन्स दिन के दौरान देखने को मिले। नेस्ले में अच्छी तेजी देखने को मिली, डाबर, इमामी, एचयूएल दिन के दौरान अच्छी तेजी थी। हालांकि एचयूएल अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से थोड़ा नीचे भी आया। इसके अलावा अदानी ग्रुप लगातार फोकस में है और देखिए आज यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट का रुझान देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, तमाम अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं सब में बिकवाली देखने को मिली। और एक और सेक्टर ऐसा रहा जहां पर थोड़ी बहुत गेन्स देखने को मिले, वो है आईटी स्टॉक्स। मैस्टेक, साइंट, एलएनटी, इन्फोटेक और इन्फोसिस हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, आज के बाजार पर आपकी राय और क्या रहनी चाहिए अब बाजार पर रणनीति, ये भी आपसे जानेंगे। और साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक आज आप कौन सी देंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? जी, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि करंट मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग है ये हेल्दी है। हाँ, जो चौतरफा जो बिकवाली देखी गई वो थोड़ा सा असमंजस में डालती है एक इन्वेस्टर को कि क्या किया जाए, खासकर दिन में जब स्टॉक हाई बताते हैं और वही फिर एक लो भी बनाते हैं, तो ये जरा प्रक्रिया ठीक नहीं लगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मार्केट एक गिरावट के अंदर लेने वाला मार्केट है। एक दिन के स्टॉक के लिए अगर मैं स्टॉक देखूं तो एबीबी जो करीब 1720 पे क्लोज हुआ है, 1675 का रखें इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 1795। ये तो हुआ एक दिन का ट्रेड। और दूसरा जो एक वीक भर के लिए जो ट्रेड लेना हो तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि आज जो कैबिनेट का जो एक डिसीजन आया कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाएगी और जो भाव बढ़ाए गए हैं, सब्सिडी जो अनुपात बढ़ाया गया है, उसकी वजह से फर्टिलाइजर शेयर तेजी में थे। और वही एक फर्टिलाइजर स्टॉक मैं लेकर आया हूँ जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, नाम कोरोमंडल, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। ये आप लें करीब 860 रुपये पे। इसमें स्टॉप लॉस रखें 820 रुपये का और इसमें टारगेट रहेगा 935 रुपये। ध्यान रखिए ये पोजिशनल ट्रेड है 5-6 दिन के लिए और इसके अंदर आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते रहिए, जिससे कि आपको कैपिटल जो है आपकी इंटैक्ट रहेगी। ओवर टू यू स्वाति जी। तो एक दिन, बिल्कुल सर, तो एक दिन के नजरिए के लिए इंट्राडे में एबीबी में खरीदारी की सलाह शर्मा जी की और कोरोमंडल इंटरनेशनल में हफ्ते भर का आप व्यू रख सकते हैं, वी के शर्मा जी ने राय दी है। बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले शिपिंग कंपनियां काफी ज्यादा फोकस में हैं। शिपिंग फ्रेट रेट्स में उछाल देखने को मिला है, तो किन शेयरों पर अभी रखनी चाहिए नजर, समझते हैं। पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी वरुण से। बताइए वरुण। देखिए, शिपिंग सेक्टर में हो रही हलचल को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वो है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में लगातार तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है वो 1 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। अब ऐसा क्यों? देखिए, दुनिया भर में जो स्पीड में वैक्सीनेशन चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड जो है वो अब खुल रहा है। खासकर यूएस और यूरोपियन देशों में जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेड्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। भारत में भी मई में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखिए, इंपोर्ट्स में करीब 74% की बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट में 69% की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कुछ हद तक जो ओपन अप होगा या फिर हो रहा है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। चाइना की तरफ से भी जो ओवरऑल ट्रेड एक्टिविटीज है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है और खासकर कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके डिमांड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। कुछ कमोडिटीज ऐसी है, खासकर आयरन ओर है, स्टील है, कोयला है, इनकी डिमांड जो है एकाएक बढ़ गई है और कहीं ना कहीं इसके वजह से जो ओवरऑल शिपमेंट्स है उसमें कमी आई है। जो जहाज है जो शिपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनकी डिमांड में बढ़ोतरी देखने मिली है और कहीं ना कहीं उनकी कीमतें जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और इसी का इम्पैक्ट आपने बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में देखा जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। तो इसके चलते जो शिपिंग कंपनीज है उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है और इसके लिए आज आपने देखा कि जो शिपिंग कंपनीज है खासकर एससीआई, सीमैक जैसी कंपनीज जो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। तो जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो अपने 1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है बेहतर ट्रेड एक्टिविटीज़ के चलते और इसी के चलते जो शिपिंग कंपनीज है उनमें तेज़ी देखी गई।
बिल्कुल, तो शिपिंग स्पेस से जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं ये वरुण से हमने समझी। पोर्ट सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है, ये समझने के लिए हमारे साथ चेतन भूटानी है, उनसे जानते हैं। चेतन, जरा बताएं पोर्ट सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिव खबर ये क्या है और गुजरात पीपावाव के लिए क्या पॉजिटिव है इसमें? जी बिल्कुल, आने वाले 1 से 2 महीने में यूनियन कैबिनेट पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी फैसला मंजूर कर सकती है। इनफैक्ट जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे बता रहे हैं वो ये है कि जो काफी टाइम से भारत सरकार ने इंडियन पोर्ट बिल जो बना के रखा था, इनफैक्ट दिसंबर 2020 में जी बिजनेस सबसे पहले खबर चलाई थी कि ड्राफ्ट पोर्ट बिल पब्लिक कंसल्टेशन के लिए चलाया गया है, उसकी अब अवधि पब्लिक कंसल्टेशन की खत्म होने वाली है। इनफैक्ट अब से लेकर 2 दिन बाद उसकी जो पब्लिक सजेशंस थे वो बंद हो जाएंगे। स्टेट से सारे जो भी कमेंट्स आने थे इंडियन पोर्ट बिल 2020 पे वो अब आ चुके हैं और अब इंडियन पोर्ट बिल 2021 फाइनल करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय स्टेक होल्डर्स को दिया गया कि कोई भी लास्ट मिनट कमेंट्स होंगे, लास्ट मिनट को सजेशंस होंगे तो वो देना अब सिर्फ बाकी रह गया। 18 जून के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है सारे जो लास्ट 2 दिन में 3 दिन में जो भी कमेंट्स आए हैं उसको कंपाइल करके यूनियन कैबिनेट में भेजेगी। इनफैक्ट ये जो प्रपोजल है ये पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा एक प्रपोजल है, क्योंकि पोर्ट्स को एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात करी जा रही है। इसके अंदर ये भी बात करी जा रही है कि पोर्ट सेक्टर में कैसे एक एंट्री बैरियर को हटाया जाए, कोई भी एपेलेट ट्राइब्यूनल, कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को जल्द से जल्द किया जाए और अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट पोर्ट सेक्टर में कैसे आ सके उसका भी प्रावधान इसी पर्टिकुलर पोर्ट बिल के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो करी जाएगी वो उसके अंदर डेफिनेटली होगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को किस तरीके से पावर दी जाएगी पोर्ट्स को संभालने की और पोर्ट्स के पास क्या क्या पावर रहेंगी, किस तरीके के व्हीकल्स को बर्थ कराने के लिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स पोर्ट्स में बढ़े। उसके चलते ये इंडियन पोर्ट बिल 2021 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं लगभग अभी 1 से 2 महीने में यूनियन कैबिनेट इसका प्रस्ताव मंजूर कर सकती है। शुक्रिया आपका चेतन, एक्सक्लूसिव खबर देने के लिए। पोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई ये खबर आपने बताई। वहीं अगर आने वाले नतीजों पर कुछ चर्चा करें तो पावर ग्रिड नतीजे पेश करने वाली है और नतीजों में क्या खास रह सकता है, दीपांशु का रुख कर लेते। दीपांशु, जरा बताएं पावर ग्रिड के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है अभी? पावर ग्रिड के नतीजों पर रहेगी नजर और नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो इसका भी बाजार को इंतजार है। आज स्टॉक थोड़ा सुस्त था, बाकी पावर स्टॉक्स में एक्शन रहा, पर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं पावर ग्रिड में तेजी बनी हुई है और नतीजे भी अच्छे या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह से ठीक ठाक नतीजे रहने वाले हैं। कंपनी के स्टैंडअलोन बेसिस पर देखें तो 5.5% की आय में बढ़त आ सकती है, कामकाजी मुनाफा 10% बढ़कर आ सकता है, मार्जिन 83% से बढ़कर 86.6% के करीब रह सकते हैं और साथ ही मुनाफे में भी आप 7% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। पिछली तिमाही में एसेट्स के पूंजीकरण बढ़ने से आप देखेंगे कि नतीजों को सहारा मिला, स्पेशली रेवेन्यू में जंप आते हुए दिखेगा। कुछ बड़ी लाइन्स हैं जहां पर कामकाज फिर से शुरू हो गया है, जैसे कि रायगढ़ पुगलापुर लाइन, और इसके साथ ही कुछ और अहम लाइन्स हैं जहां पर काम पूरा हो गया था, तो वहां से आय को सहारा मिलते हुए दिखेगा। सरचार्ज बढ़ने से मुनाफे में डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, तो ये एक अच्छी बात है कि सरचार्ज इनकम बढ़कर आ सकती है और साथ ही जो कंपेटिटिव बिडिंग के प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले हैं उस पर इंटरेस्ट इनकम बढ़ने से भी मुनाफे को सहारा मिलेगा। तो ओवरऑल अच्छे नतीजे रहेंगे। जहां तक पावर ग्रिड का सवाल है, नजर रखनी पड़ेगी कि आने वाले साल के लिए किस तरह की केपेक्स का और कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण का गाइडेंस दे रही है कंपनी। इसके साथ ही नए ऑर्डर्स पर क्या, नए अवार्ड्स पर क्या आउटलुक है और कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्हें मिल सकते हैं उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। पर ओवरऑल एक्साइटमेंट है पावर ग्रिड के नतीजों को लेकर और साथ ही क्या बोनस शेयर का अनाउंसमेंट आता है या नहीं। शर्मा जी, पावर ग्रिड पर आपकी राय? पावर ग्रिड निफ्टी का एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा आपको अच्छा डिविडेंड देता है और ये उसके लिए जिस भी इन्वेस्टर को करीब 10 से 15% के बीच में रिटर्न चाहिए उसके लिए ये बड़ा ही अच्छा स्टॉक है और इसको नीचे खरीदना चाहिए, ऊपर बेचना चाहिए, बिकॉज मार्केट से बेहतर रिटर्न ये स्टॉक नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न कभी मिले तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त PSUs और खासकर पावर सेक्टर अच्छे हैं तो आप इसमें बने रहने की मेरी सलाह। चलिए, पावर ग्रिड है तो बने रहने की सलाह वीके शर्मा जी की। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC के वीके शर्मा जी है हमारे साथ शो में, खास मेहमान। सर बताइए, अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें विशेष?
जी स्वाति जी, इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को नमस्ते। और फिर मैं एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो एनालिस्ट जितने भी होते हैं जी के ऊपर अपनी एडवाइस देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको लें या नहीं लें। रोजाना ट्रेड करने की आपको वो नहीं होना चाहिए कि रोजाना ही मुझे ट्रेड करना है। अगर मार्केट समझ में नहीं आता तो थोड़ा शांत भी बैठ सकते हैं। ये कह के मैं आगे बताना चाहूँगा कि 2 स्टॉक मैं लेकर आया हूँ। एक तो एम्फेसिस, जो एक आईटी कंपनी है, पी इसको चलाती है, और 2100 की कॉल जून महीने की आप ले सकते हैं। करीब 59 रुपये पे ये कॉल क्लोज हुआ है, और नीचे लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस इसमें 40 ही रहेगा, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 89 यानी 89 रुपीज़। दूसरा जो स्टॉक है नेस्ले, वो ऐसा स्टॉक है जिसने आज निफ्टी को काफ़ी सहारा दिया। पूरा सेक्टर आगे चल रहा था, तो ऐसे वक्त में वक्त का तगाजा है कि जो चीज़ बहुत बढ़ गई हो उसको अगर नीचे आएगा तो ही उसको लेना चाहिए। तो उसमें जून महीने की 18,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल मैं लेने की सलाह दूंगा, जो करीब 245 रुपये पे आज बंद हुई है। उसकी सलाह लेने के 210 तक मिले तो लीजिए, नहीं मिलता है छोड़ दीजिए। और उसमें 210 पे लेने के बाद आप स्टॉप लॉस रखेंगे 140 रुपये का, और टारगेट इसमें रहेगा 320 रुपये का। ध्यान रखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका मन करे तब ट्रेड कीजिए, पर ध्यान रखिए कि आप स्टॉप लॉस लगाना न भूलें और उसको ट्रेलिंग रखें। धन्यवाद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या विशेष स्ट्रैटेजी रहे, बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए 2 तरीके से अहमियत वाला दिन है। पहला तो अमेरिका में आज जो कुछ भी होगा बड़ा होने की उम्मीद तो है कि फेड की बैठक के बाद अमेरिकी बाजार एक अच्छा मूव ऊपर या नीचे की तरफ जिधर भी दिखाए जरूर, क्योंकि काफी दिनों से लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं अमेरिका के बाजार, लेकिन है सीमित दायरे में। बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़े करेक्शन नहीं आते दिख रहे हैं, तो वो एक थोड़े रेंज के बाहर बड़े उतार चढ़ाव का जो आप उम्मीद लगाकर रहते हैं वो होने की संभावना तो है। देखते हैं क्या कुछ होता है अमेरिका में, कैसा कुछ करते हैं डाउ फ्यूचर्स। लेकिन इसके अलावा हमारे अपने 2-3 कारण हैं जिन पर नजर रखनी है। पहला, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के पहले ऑप्शंस में डेटा भरपूर बने हुए हैं। अब पिछले 3-4 एक्सपायरी से ऑप्शंस में काफी वॉल्यूम्स होने लगे हैं और भरपूर डेटा बन रहे हैं। दूसरा, आज जो कमजोरी हुई है उसमें क्या ट्रेडर्स ने ही पोजीशन हल्की की है या फिर एफआईज की तरफ से फिर से बिकवाली के आंकड़े आते हैं, क्योंकि कल हमने खरीदारी के आंकड़े आते देखे थे, उससे थोड़ा मूड माहौल ठीक था, तो आज के आंकड़े देखना अहमियत वाला होगा। तीसरा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बाजार होल्ड कर पाते हैं या नहीं, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आपके लिए 15,575 से 15,625 का। जब तक इस लेवल के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और तब तक कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस लेवल पर आपको इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर नजर रखनी है, और ऊपरी स्तरों पर 15,875 15,900 हल्की रुकावट का लेवल है। इसे पार करेंगे तो फिर कुछ और तेजी बनने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है वही 34,650 34,800 की रेंज सपोर्ट के तौर पर है, और ऊपरी स्तरों पर 35,250 35,375 ऊपरी स्तरों पर रुकावट का लेवल है। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी भी आपको कल ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है, लेकिन कल का दिन फिर एक्शन भरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बाजारों को मजबूती के साथ वापस बढ़ना है तो एक आध दिन के करेक्शन के बाद कल ही बढ़ने के लिए सही वक्त है, और एक्सपायरी भी है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए बढ़िया वक्त है। और अगर बाजारों को एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाकर थोड़ा और करेक्ट होना है, 15,500-600 की रेंज में आना है, तो वो दिन भी कल ही का हो सकता है। तो कल का दिन मेक और ब्रेक निर्णायक रूप से हो सकता है बाजारों के लिए शॉर्ट टर्म अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन का डायरेक्शन देने के लिहाज से। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझी। आइए अब शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, लंबी अवधि के लिए कौन सी आप आज पिक लेकर आए हैं? जी, आज का जो मेरा स्टॉक है वो है ल्यूपिन लैबोरेटरीज। तो ल्यूपिन में ये ध्यान रखेंगे कि ल्यूपिन वो स्टॉक है जो हमारा भारतीय जो बाजार हैं उनका सबसे 5वें नंबर पे ये कंपनी, 4थे नंबर पे ये कंपनी आती है बड़ी कंपनियों में, और ये अभी करीब 1177 पे कोट करती है। और हमारा जो टारगेट है पहला वो करीब 1375 का है। वो लेवल अगर आता है 1352 का है, वो अगर लेवल आता है तो आपको करीब 15% के रिटर्न्स यहाँ से मिलते हैं। मेरा ये सलाह कि आप 1100 रुपये तक भी अगर जाता है तो लेने से हिचकिचाएं नहीं, एवरेज कर सकते हैं, और आपकी रिटर्न उस वक्त एवरेज अगर होगी तो करीब आपको 18.5% की रिटर्न देगी। लेकिन क्यों लेना चाहिए?
पहली बात ये है कि इसका कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है आगे मार्जिन एक्सपेंशन का दिया है, तो इसके जो मार्जिन पहले कम थे वो अगले साल में बढ़ेंगे और 22 और 23 में और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मार्जिन एक्सपेंशन होगा। और जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है उसके अंदर उन्होंने गाइडेंस अच्छा दिया है कि भारतीय बाजार जहां से करीब 37% आता है, अमेरिकी बाजार जहां से करीब 35% पढ़नी है आता चंदन है। तापड़िया की। जी ओके 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 सर। शर्मा जी की लंबी अवधि की जो आज कॉल है वो उन्होंने ल्यूपिन लेबोरेटरीज में रखने की सलाह दी है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। आज शो में बस इतना ही और तमाम सहयोगियों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं अब तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही।